एक बार फिर से आपका स्वागत है अनुराधा हिंदी क्लासेस में। इसके पहले हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक का पहले क्लास में भाषा विज्ञान के रूप को और परिभाषाओं को पढ़ चुके थे। आज हम उसकी पढ़ेंगे भाषाओं की विशेषताएं, उसके उदाहरण के साथ, मतलब किन किन भाषाओं में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पूरा डायग्राम बना हुआ है, भाषा विशेषताएं और उसके उदाहरण। पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं? पेपर में प्रश्न आते हैं चीनी भाषा का विशेषता बताइए, या अयोगात्मक भाषा कौन सी होती है। तो यहाँ पर उदाहरण दे देकर और आपको बताना रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है भाषा अयोगात्मक भाषा, जो कि एक अक्षर होती है। ठीक, एक अक्षर होती है, लगभग ऐसे देखिए, ऐसे बॉक्स बना रहेगा, उसमें कुछ डिजाइन वगैरह रहेंगे। आप देखेंगे चीनी भाषा, लगभग चीनी भाषा ऐसी ही होती है। तो यहाँ देखिए निरवयव या स्थान प्रधान ये भाषा होती है। इसमें प्रकृति या प्रत्यय या अर्थ तत्व, ठीक, अर्थ तत्व या संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र और शब्दात्मक भाषा होती है। यह भाषा कौन कौन सी होती है? चीनी भाषा होती है, तिब्बती होती है, वर्मी होती है, सुदामी होती है, आदि। आदि भाषाएं क्या होती हैं? एकाक्षर होती हैं। ठीक, ऐसे नहीं जैसे देखिए हिंदी में लिखा है तो क्या 3 अक्षरों 4 अक्षरों को मिला के एक शब्द बने हैं ना, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक, उसमें ऐसा नहीं होता है। एक एक बॉक्स बने रहेंगे छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके। तो आप ये समझ जाइएगा क्या होता है, सब अलग रहेंगे, कोई ज्वाइंट नहीं रहेगा, सब अलग रहेंगे। ये सिरो रेखा मिला के उनको एक साथ नहीं किया जाता है। ठीक, ये जो अक्षरों को मिला कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों के ऊपर ये जो सिरो रेखा लगाई जाती है, तो इसमें ये नहीं रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, अगला वाला जो है योगात्मक भाषा। इसमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। यह क्या होता है? देखिए प्रकृति, प्रकृति मतलब वहाँ पे एक तरह से जैसे आपका भाषा का क्या रूप है। ठीक, जैसे एक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहाँ पे लगभग 75 जिले हैं, लेकिन 75 जिलों की भाषा हिंदी नहीं है ना, सबकी भाषा अलग अलग है। कहीं पे खड़ी है, कहीं पे अवधी बोली बोली जाती है, कहीं पे आपकी भोजपुरी बहुत प्रधान है। तो उसी तरह प्रकृति के अनुरूप वहाँ पे भाषाएं होती हैं। प्रत्यय होते हैं, शब्दों के पीछे प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? जब हम कोई नाम ले, जैसे घर में आपके एक बुलाता नाम लेते हैं तो लास्ट में वाह लगा दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहिए। रा लगा देते हैं, रे लगा देते हैं कुछ, तो ये पीछे वो प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये होती है योगात्मक भाषा। ठीक, योगात्मक भाषा होती है। अर्थ तत्व भी होता है और संबंध तत्व का भी इसमें संयोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका ये उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब देखिए क्या होता है कि एक देखिए अश्लिष्ट बता दिया गया। योगात्मक भाषा में एक अश्लिष्ट होता है, एक श्लिष्ट होता है। तो अश्लिष्ट में पहले देखिए कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार यहाँ पे दिए हुए, पूरे 4। मध्य योगात्मक भाषा, पूर्व योगात्मक भाषा, अंत योगात्मक भाषा, पूर्वांत योगात्मक भाषा। देखिए मध्य मतलब बीच में ही प्रत्यय लगता है इसमें। ठीक है, सब प्रत्यय का ही खेल है, सब प्रत्यय का ही खेल है। पूर्व प्रत्यय जो है पहले लगता है, इसमें बीच में लगता है, इसमें अंत में लगता है, और इसमें पूर्वांत में, पूर्व या अंत दोनों में। पूर्व प्लस अंत, देखिए 2 शब्दों का संयोजन हो गया, पूर्व प्लस अंत पूर्वांत हो गया है। तो आगे भी लगता है और पीछे भी लगता है। ठीक, अब इनमें क्या होता है, देखिए विशेषता बता दिया गया, मैंने यहीं पे देखिए इसकी पूरा व्याख्या बता दिया था। इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। ठीक, शब्दों के पूर्व, प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, प्रत्यय प्रकृति के अंत में जुड़ा जाता है, प्रत्यय प्रकृति के पूर्व और अंत दोनों में जुड़ा जाता है। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा। पूर्व योगात्मक भाषा कौन सी हो गई? काफिर हो गई, जुलू हो गई। ठीक, ये क्या है? एक संथाली भाषा होती है, झारखंड की भाषा है। जुलू ये तो असम की भाषा है। कन्नड़ आपके दक्षिण भारत की भाषा है ये। और इसमें क्या है? मफोर, ये भाषा मफोर भाषा है। वहाँ पे क्या होता है? पूर्व और अंत में दोनों में लगता है। आगे हम बढ़ते हैं, श्लिष्ट भाषा। ठीक, अश्लिष्ट का हमने देखा है अभी तक, अब हम श्लिष्ट भाषा में आएंगे। इसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक, बहिर्मुखी और प्रश्लिष्ट। ठीक, यहाँ पे 3 भाग हो गए हैं इनके। तो सबसे पहले हम श्लिष्ट भाषा में अंतर्मुखी को देख लेते हैं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय बीच में घुले मिले होते हैं। प्रत्यय आप समझ रहे हैं ना, प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम विशिष्टताएं शब्द ले लेते हैं, तो विशिष्टताएं जब शब्द लेंगे तो मूल शब्द तो विशिष्ट है, मूल शब्द विशिष्ट है। ठीक,
विशिष्ट मूल शब्द है और उसमें ताएं जो लगाए हैं मतलब आए, तो वो क्या है, वो हमारा प्रत्यय है। ठीक, यहाँ से आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अंतर्मुखी। इसमें प्रकृति प्रत्यय बीच में घुल जाते हैं। संयोगात्मक। अंतर्मुखी के देखिए दो भाग बता दिए गए हैं। अंतर्मुखी मतलब हमारे अंदर की जो भाषा होती है, जो हमारे फीलिंग पर सब निर्भर रहता है। इसमें संयोग और वियोग। ठीक, जिस तरह से आप रस पढ़ते हैं तो संयोग रस के दो भाग बनाए गए हैं, एक संयोगात्मक एक वियोगात्मक। ठीक, तो यहाँ पे संयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। ये है कौन सी भाषा है, अरबी भाषा। अरबी भाषा में क्या होता है, अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है। वियोगात्मक भाषा, इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। हिब्रू, हिब्रू में ये इधर अफगानिस्तान के पास आपके पास की ये भाषा है। बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत या बाद में लगते हैं। संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय जो होता है प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। ठीक, यहाँ पर प्रकृति मतलब भाषा के साथ एकदम जुड़ा रहता है। ये कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा हमारी। ठीक, प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। आप संस्कृत भाषा में ही पढ़ते हैं, जैसे गच्छन्ति, गच्छन्ति पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखिए प्रत्यय साथ में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जब अंति जुड़ा है ना, तो ये नहीं जुड़ा रहेगा तो ये शब्द पूर्ण ही नहीं होगा, तो हमेशा जुड़ा रहता है। गच्छम ही ले लीजिए आप। ठीक, आपको अगर धातु रूप याद होगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पर प्रत्यय साथ में चलता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि क्या होता है, प्रत्यय साथ में जुड़ा रहता है। कौन सी भाषा के साथ, प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न बनेगा कि कौन सी भाषा है जिसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ, मतलब वो प्रत्यय जुड़ेगा नहीं तो वो शब्द संपूर्ण ही नहीं होगा। तो कौन सी भाषा है जो प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, तो कौन सी भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। वियोगात्मक भाषा, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अलग से लगाया जाता है, मतलब अलग से ही लगाया, पहले नहीं रहता है। हिंदी में देखिए रहता है, अंग्रेजी में भी रहता है और बांग्ला में भी रहता है। तो हिंदी का देखिए कैसे रहता है, प्रत्यय ता लगा देंगे, आई हो जाएगा, पन हो जाएगा, अन हो जाएगा, ठीक है, या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ये सब क्या है, प्रत्यय रहते हैं। इंग्लिश में भी रहता है ऐसे, रीड रोट रिटेन ऐसे रहता है। ठीक, अब बांग्ला का यहाँ पे जानकारी नहीं है बांग्ला की। प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। ठीक, प्रश्लिष्ट मतलब अभी जो मतलब सही भाषा का जो सही रूप है उसके साथ मतलब और अच्छापन उसका बन गया, तो यहाँ पे ये समास प्रधान भाषा होती है। ठीक, समास प्रधान मतलब एक ही शब्द में, एक ही भाषा में कई अर्थ छुपे रहते हैं। पूर्ण समास प्रधान भाषा होती है, अंशतः समान भाषा होती है। ठीक, यहाँ पे इसका बता दिया गया है कौन सी भाषा, बास्क भाषा और चेरोफी भाषा। नेक्स्ट है पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, अनुवंशानुक्रमिक, कुलात्मक, ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए मुख्य आधार देखिए कौन कौन से रखे गए हैं, यहाँ पे कुल 6 आधार मुख्य रखे गए हैं। ठीक, कुल 6 आधार। पद रचना होनी चाहिए, वाक्य रचना होनी चाहिए, ध्वनि होनी चाहिए, अर्थ होना चाहिए, शब्द होना चाहिए और स्थानिक समीपता भी होनी चाहिए। ये भाषाओं की क्या है, विशेषताएं हैं। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फॉन हुबोल्ट और भोलानाथ तिवारी, हमारे हिंदी के व्याकरण के पुस्तक के राइटर हैं ये भोलानाथ तिवारी, इनकी संख्या कितना मानी है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न देखिए कैसे बनेगा कि विश्व की जो भाषाएं हैं भोलानाथ तिवारी ने उनके वर्गीकरण की संख्या कितनी मानी है, तो कितनी मानी है, 11 मानी है। ठीक है, सर्वमान जो है वो 4 ही है। ठीक है, सर्वमान क्या है, वो 4 ही है और अलग अलग राइटरों के अनुसार अलग अलग है। फ्रीडरिश म्यूलर ने इनकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से भौगोलिक, देखिए भी मैंने भी बताया है ना, निर्विवाद रूप से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 4 भौगोलिक क्षेत्र माने गए हैं। इसमें 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी गई है। ठीक है, तो 4 जो मैंने भी बताया है 4 भौगोलिक क्षेत्र होते हैं और चारों में कितनी भाषाओं को रखा गया है, 18 भाषा परिवार को रखा गया है। ठीक, तब अब देखते हैं आगे इसमें हम भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, पहला है यूरेशिया,
पहला क्या है, यूरेशिया। यूरेशिया में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, यूरोप प्लस एशिया, ठीक। हमारे ये जो एशिया यूरेशिया महाद्वीप है उसमें ऊपर का भाग यूरोप का रहता है, और इधर एशिया में आपका जो भारत स्थित है, भारत पाकिस्तान सब आते हैं, इधर हम बांग्लादेश वगैरह सब क्या होती हैं, कब सब एशिया यूरेशिया की भाषाएं हो जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, भारोपी भाषा, भारत और यूरोप की भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषा, काकेसी परिवार की भाषा, बुरुस की भाषा, उराल अल्ताई परिवार की भाषा, चीनी परिवार की भाषा, जापानी परिवार की भाषा, अति उत्तरी हाइप स्बोरी परिवार की भाषा, बास्क परिवार की भाषा, सामी भाषा और हामी परिवार। सामी और हामी परिवार दोनों साथ में। देखिए ये जो है ये टॉपिक बार बार यूजीसी नेट में आपके पूछा ही जाता है, ठीक है। यूजीसी नेट में क्या है, पूछा ही जाता है। अब देखिए कैसे पूछता है इसमें कि यूरेसी भौगोलिक क्षेत्र जो है भारोपी परिवार की भाषाएं में कौन सी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हमको जब ये पूरे 9-10 परिवारों के बारे में पता रहेगा तभी हम उसका उत्तर बता सकेंगे। तो ठीक है, यहाँ आप ये देख लिए। दूसरा हम देख रहे थे ख, अफ्रीका भूखंड की भाषा। इसमें सुदानी परिवार की भाषा आती है, बंतु परिवार की भाषा आती है, होतोत बुस्मैनी परिवार की आती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागरीय भूखंड की भाषा, ठीक है। ये महाद्वीपों के अनुसार ही इन भाषाओं का वर्गीकरण हुआ है, ठीक। यहाँ आप कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा ज़रूर से मेरे प्रश्न का कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, इनका आप उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं प्रशांत महासागरीय भूखंडी भाषा। तो इसमें क्या है, मलय पोलिनेसाई परिवार की भाषा, पापुई परिवार की भाषा, ऑस्ट्रेलियन परिवार की भाषा, दक्षिण पूर्व एशियाई की भाषा। ये इसमें किस में रखा गया, प्रशांत महासागरीय भूखंड। मतलब जो प्रशांत महासागर है उसने जितने महाद्वीपों को कवर किया है, मतलब जितने महाद्वीपों के वो बगल से है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं इसमें। ये ऑस्ट्रेलियन परिवार, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो भी प्रशांत महासागर के ही पास आता है, ठीक है। अगला है अमेरिका भूखंड। तो अमेरिका भूखंड के लिए उसने बस एक परिवार बनाया है, अमेरिकी परिवार, ठीक। आगे हम देखते हैं भारोपी परिवार। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, हर पेपर में ये लगभग पूछे जाते हैं, आपके यूपी हायर में, ठीक है, यूजीसी नेट में, आप कहीं किसी भी राज्य का सेट का पेपर देंगे वहाँ पर। तो इस टॉपिक को एकदम आपको याद रखना है। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से जाना जाता है। देखिए पहली ही लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि भारी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारोपी परिवार के को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों में से एक कोई दे देगा और अन्य परिवार इसके पहले आपने जो पढ़ा उसका नाम दे देगा। तो आप पढ़े रहेंगे तभी आप जानेंगे कि इनका नाम क्या है भारोपी परिवार का। इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार, ये 3 इनके नाम हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन में देखिए कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारोपी परिवार की कुल 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखा हैं, कुल 10 शाखा है। जिन्हें क्या है, ध्वनि के आधार पर सतम, ठीक, सतम और केंतुम 2 भागों में बांटा गया। यही बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक, ये बार बार पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि इसके पहले लिख लेंगे भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। ध्वनि के आधार पर सतम और केंतुम 2 वर्गों में बांट कर इनको अलग अलग कर दिया गया है शाखाओं को। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सतम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, 4 भाग हैं। केतुम वर्ग में आपके लगभग 10 हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि 4 इधर हैं और 6 केतुम में हैं, ठीक। तो आप देखिए ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। तो क्या है, 4 सतम, ठीक, इस तरह से आप लिख लीजिएगा 4 सतम, ट्रिक याद करने का, और केतुम का 6 केतुम, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 6 केतुम में कौन कौन से हैं, और सतम वर्ग में भारत ईरानी भाषा आती है जो कि आर्य भाषा है। नेक्स्ट है बाल्टो स्लाविक भाषा, नेक्स्ट है आर्मीनी भाषा, और लास्ट है सतम वर्ग में अल्बानी इलीरियन भाषा, ठीक। ये क्या है, चारों हैं हमारे सतम वर्ग में, ठीक है। सतम वर्ग कौन सा, भारोपी परिवार की 10 शाखाओं में सतम वर्ग है, 2 भागों में बांटा गया। सतम वर्ग की चौथी भाषा है ये। केतुम वर्ग में जर्मनिक भाषा, ट्यूटानिक भाषा जो होती है, केल्टिक भाषा, ग्रीक भाषा, तोखरी भाषा, हिटाइट और इटालिक,
ठीक है, पेपर में ये बार बार ये दिया जाता है कौन सी भाषा भारतीय परिवार की नहीं है, तो ये जरूर याद हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट हम चलिए पढ़ते हैं डॉक्टर गियर्सन। ये हमारे हिंदी साहित्य के पुस्तक के लेखक हैं, द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ किंडर के, ठीक, कि डॉक्टर गियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का यहाँ पर उल्लेख किया है। ईरानी, दरद, भारतीय, आर्य भाषा। ठीक, ईरानी, दरद, भारतीय। देखिए अब यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट में इसमें कि ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? अवेस्ता। ठीक, ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म अवेस्ता है, जो कि 7वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया था। अवेस्ता का अर्थ क्या होता है? शास्त्र। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अवेस्ता कहाँ की राजभाषा है? तो अवेस्ता कहाँ की राजभाषा है? आप अपने नोटबुक में लिखिएगा कि अवेस्ता को कहाँ की राजभाषा होने का बताया गया है? बैक्ट्रिया की। ठीक, ये एक राज्य का नाम है। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा, देखिए यहाँ इतिहास के लेखक हैं फिरदौसी, जो कि भारत में भ्रमण करने आए थे। फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ठीक, ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ये आपका जीके का प्रश्न बन गया है। ईरानी भाषाओं का वंशवृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक, लगभग 1500-1600 शताब्दी में ईस्वी में ये आए थे और इन्होंने क्या बनाया था? वंशवृक्ष। ठीक, एक तरह से बना दिया था कि वर्गीकरण कर दिया था कि किस में किन भाषाओं को रखा जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वर्गीकरण इसका क्या है। तो ये देखिए इनका ये वंश वृक्ष है ईरानी भाषाओं का। ठीक है, तो इन्होंने पहले 2 पार्ट किया, पश्चिमी और पूर्वी। ठीक, पश्चिमी और पूर्वी भाग किया। फिर इसमें मीडियन, पश्चिमी भाग में देखिए कौन कौन से आते हैं। मीडियन आता है प्राचीन फारसी। यहाँ पे 2 भाग हो गया पूर्वी का। ठीक, इसमें कौन सा है? अवेस्ता और मोगदियन, पामीर। ठीक, ये परिवार का इनका वर्गीकरण है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्गीकरण पश्चिमी का समाप्त हो गया। ठीक, पश्चिमी का केवल 2 ही वर्गीकरण है, यही याद रखना है। दूसरा आप देखिए पूर्वी भाषा का क्या वर्गीकरण की इन्होंने, अवेस्ता के अनुसार ही वर्गीकरण पूरा कर दिया है। तो लगभग अवेस्ता में पूरी 7 भाषाओं का इन्होंने रखा है। कौन सी? वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बालूची, ओसेटिक, कुर्दी। ठीक, यहाँ पे सब भाषाएं, और इसमें केवल पहलवी का ही वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। इसमें दिया गया है खुजवारेस और पाजेद, यही इनका क्या वर्गीकरण है, वंशवृक्ष जो इनका है। और इस समय ये दोनों मिलकर ही आधुनिक फारसी भाषा बन गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ईरानी भाषाओं का जो वंशवृक्ष था, तो ये सब मिलकर अब क्या हो गए हैं? पूरे आधुनिक फारसी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 7 है। 7 कब हुआ? अवेस्ता से ही 7 भाषाओं शाखाएं निकली यहाँ पर भाषाओं की, और उससे जो पहलवी भाषा है वही आगे बढ़ी, और पहलवी भाषा का 2 रूप हुआ, हुज्वारेस और पाजाद, और यही दोनों मिलकर क्या बन गई? आधुनिक फारसी भाषा। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। दरद शब्द का अर्थ है पर्वत होता है। दरद शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत। इसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृतिक। अब यहीं से देखिए इसका हिंदी में कैसे ये आगे बढ़ा, यहीं देखिए है इसे कि पैसाची प्राकृतिक भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब राज्य है। ठीक है, तो पंजाब उधर हमारा पश्चिम और उत्तर भारत के बीच में ही पड़ता है, राजस्थान के आगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की भाषाएं कश्मीरी है। ठीक, कश्मीर का जो भाग है वहाँ पे कश्मीरी, सीना, चित्रावली, काफिर और कोहिस्तानी, ये सब पूरे उधर के ही राज्य हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास के ही पूरा, मतलब ये वहीं से, मतलब पंजाब से ही पूरा इधर जो आपके भारत मानचित्र देखे होंगे आप, ऐसे मानचित्र बना है। इधर ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, फिर इधर से ही पूरा ये भाषा क्या है, इसी पूरी राज्यों में फैलती गई। मतलब यहाँ पंजाब में आ गई, पंजाब के बाद आपके अफगानिस्तान में आई, फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर होते हुए आगे ये बढ़ गई। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं को समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है।
अब ये देखिए, यही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, कि भारतीय पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 से लेके ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत। ठीक है, यही कालक्रम बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक, कोई भी परीक्षा में, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस टीजीटी, पीजीटी, हायर में, जीआईसी में, प्रवक्ता में, सब में, डीएसएसबी में भी यही वंश वृक्ष पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को का मतलब शुरुआत कैसे हुई और इस समय अब ये कैसी हैं। तो देखिए, पहले वैदिक संस्कृत से शुरुआत हुई, फिर संस्कृत, लौकिक संस्कृत से, फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, प्रथम प्राकृत और द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, यही इनका स्वरूप है। तो हम कभी भी यहाँ पे गलत नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक संस्कृति आती है, फिर लौकिक संस्कृत आता है, फिर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, जो कि 2000 से है वैदिक संस्कृत, 2000 से 800 ईसा पूर्व तक, और फिर 800 ईसा पूर्व से 500, फिर 500 से ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 1000 तक। ठीक, यहाँ आगे देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 से लेकर, मतलब यहाँ से अपभ्रंश में आने के बाद आपका कौन कौन सी आधुनिक आर्य भाषा बन गई, और ये 1000 से लेके अब तक, मतलब 2023 आपका चल रहा है, इसके आगे तक यही भाषाएं ही चलेंगी। ठीक, तो यहाँ पे अब देखेंगे भारतीय, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो पहला हम यहाँ पे इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कहा उन्होंने कि प्राचीनतम आर्य भाषा का नमूना कहाँ दिखाई पड़ता है? वैदिक साहित्य में दिखाई पड़ता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदम, छंदस, ठीक, ये सब भाषाओं के अलग अलग नाम हैं। ठीक, वैदिक, छंदम, छंदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? संहिताओं की भाषा जो होती, ब्राह्मणों की और उपनिषदों की। वैदिक भाषा अर्थात वेदों में लिखी जाने वाली भाषाएं। संहिता विभाग में ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता आते हैं। ठीक, तो यहाँ आप अपनी चारों वेदों के देखिए यहाँ पे नाम दिए हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक संहिता है, जो ऋग्वेद हमारा है सबसे प्राचीन है, और उसी में ये वैदिक संस्कृति का पूरा रूप दिखाई देता है। ऋक का अर्थ होता है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। देखिए, ये आपके यहाँ पे हिंदी के प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, कितनी ऋचाएँ हैं आपकी? 10,580। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों में इसके सूक्त प्राय यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों में संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद और गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। ठीक है, तो यजु संहिता में क्या है कि कर्मकांड हैं, और यजु संहिता कृष्ण और शुक्ल, ठीक है, ये 2 भागों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भागों तथा साथ साथ संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो कृष्ण संहिता में क्या क्या संकलित किया गया है? मंत्र भाग और गद्यमय भाग। तो यहाँ पे है, वरन शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संकलित है। ठीक, सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। तो सामवेद में केवल कितने मंत्र हैं? 75 ही मौलिक मंत्र हैं, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका मूल मंत्र कितना है? केवल 75 ही है, बाकी सब ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो अथर्ववेद संहिता जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। तो अथर्ववेद में क्या है? सब जादू टोनों का ही मंत्रों का इसमें संकलन है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचवेद ब्राह्मण, शुक्ल
शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या इम्पोर्टेंट वाला है कि जो अंतिम भाग था वही उपनिषद कहलाए हैं। ठीक है, अंतिम भाग जो था वही उपनिषद कहलाए हैं। तो लगभग कई भाग थे उसमें, लगभग 70-80 भाग थे। तो उसमें क्या है कि जो अंतिम भाग था वही उपनिषद कहला गया। नेक्स्ट है वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परिमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। तो यहाँ पे अगर संख्या पूरी पूछे तो 108 है, ऐसे तो केवल 12 ही हैं। 12 के नाम यहाँ पर आपके दिए गए हैं। पहला ईश, केन, ईश है, केन है, कट है। ठीक, यहाँ पे कट है। चौथा है प्रश्न, बृहदारण्यक है, ऐतरेय है, छंदोग्य है, तैत्तिरीय है, मुंडक है, मांडुक्य है, कौस्तिकी है और श्वेतांबर उपनिषद है। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे हैं, परंतु सनेह सनेह धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में सूक्तों की भाषा क्या हो गई, साहित्यिक की भिन्नता इसमें बढ़ती गई। ठीक है, धीरे धीरे बोलचाल की भाषा इसमें साहित्यिक हो गई, मतलब एक तरह से खड़ी बोली हो गई। सूक्तों के प्राचीन रूपों को सुरक्षित रखने के लिए संहिता प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया है तथा पाठ से संहिता बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए हैं। इस प्रकार वेद की विशाखाओं के प्रतिशाख्यों की भी रचना हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि वेद की भी शाखाओं के प्रतिशाख्यों की भी रचना, मतलब वेद की शाखाएं थी। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उपनिषद आया, अब इसमें भी प्रतिशाख हो गए। क्या क्या हो गई, वेद की कुल 1100 मतलब लगभग 1130 शाखाएं मानी गई। ठीक, वर्तमान में 6 ही प्रतिशाख ग्रंथ उपलब्ध हैं और बाकी सब क्या हैं, लुप्त हो गए, मतलब खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो यहाँ पे कौन कौन सी 6 शाखाएं हैं यहाँ पर दिया हुआ है, शौनकृत। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी प्रतिशाखाएं वेद की हैं। तो शौनक पूछा जाता है, शौनक क्या है पूछा जाता है, कात्यायन है। तीसरा है तैत्तिरीय संहिता। ठीक, तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय प्रतिशाख्य। और मैत्रायणी संहिता, इसका क्या है आपका कि मैत्रायणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद का प्रतिशाख्य है। ठीक है, और इसमें चौथा है पांचवा है आपका सामवेद या पुष्प सूत्र। सामवेद का पुष्प सूत्र है। अथर्ववेद का छठवां आपका अथर्ववेद का शौनकृत अथर्व प्रतिशाख्य। प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखाओं से संबंधित वर्ण, विचार, पद आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ डॉक्टर धीरेन्द्र, ठीक, वैदिक संस्कृतियाँ देखिए क्या है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदित नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, 52। यहाँ पे 52 वैदिक ध्वनि हैं। कुल कितने वैदिक ध्वनि 52 हैं, किनके किनके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन है। ठीक है, 39 आपका क्या है, व्यंजन है। डॉक्टर हरदेव बाहरी, ये इनकी एक पुस्तक है शब्द अर्थ और प्रयोग, उसमें है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वर की संख्या कुल 14 मानी है। देखिए अगर पूछे कि वैदिक संस्कृत ध्वनियों की संख्या कितनी है तो ऐसे आप 52 बताएंगे। ठीक, इसमें 13 और 39 व्यंजन हैं। लेकिन केवल अलग से हरदेव बाहरी के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको 14 ही बताना है। तो यहाँ पे ये इतना दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। वैदिक स्वर, यहाँ पे वैदिक स्वर की संख्या जो 13 बताई गई है, देखिए कौन कौन से हैं। मूल स्वर आ ई उ री और लिरी। ठीक, ये है मूल स्वर। संयुक्त स्वर में ए है, ओ है, ऐ है और औ है। ठीक, ये 4 संयुक्त स्वर में हैं। ठीक है, अब 13 ये वैदिक स्वर हो गया। वैदिक व्यंजन में संख्या जो 39 है, इसको हम देख लेते हैं। 39 देखिए यहाँ पर ये पूरा डायग्राम, और ये हर पेपर में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अघोष, घोष,
अघोष और अर्धस्वर। ठीक, यहाँ पे अघोष देखिए अल्प प्राण होते हैं। ठीक, इनको एक तरीके से याद किया जाता है। ठीक, अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं। और घोष क्या होती है, इसमें भी अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है। अघोष अर्धस्वर, तो यहाँ पे क्या है, अल्प प्राण है, उसमें महाप्राण है और अंतस्थ। अंतस्थ स्वर देखिए है य र ल व। ठीक है, ये अंतस्थ हैं। और उसमें व्यंजन है आपका श श श, मतलब उसमें है, मतलब जब आप इसको बोलेंगे तो मुख पास अगर जब हाथ लगाएंगे तो आपको हल्की सी गर्म हवा निकलेगी। तो इसमें यहाँ पे घर्षण होता है, शब्दों को घर्षण के साथ बाहर निकाला जाता है। तो श श स। तो यहाँ देखिए कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, क ख ग घ अंग। क। तालव्य ध्वनियाँ कौन है, च छ ज झ ञ श और य। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ट ठ ड र ड ल ड़ स और र। ठीक, यहाँ पे और दंत हैं त थ द ध न, फिर आपका है स और ल। ओष्ठ है कौन सा, प फ ब भ म और व। ठीक है, ओष्ठ क्या है, ये है। तो यहाँ पे ये पूरा इनका डायग्राम हो गया है। अब देखिए ह भी किस में आते हैं, घोष महाप्राण में आते हैं। और ये है अनुस्वार है और ये विसर्ग है जो जिह्वा मूली उपध्यामनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है। अब देखिए कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक मैंने भी कहा था ना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो अल्प प्राण कि क्या हम लिखते हैं 135। अब 135 कैसे, जब आप क वर्ग लिखेंगे तो क ख ग घ अंग, तो तीसरा वर्ण क्या आएगा आपका, ग आएगा ना। तीसरा, पहला क हो गया A1 3। एक मिनट फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क ख ग घ और अंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला क है, दूसरा ग वाला तीसरा है और ये पांचवा आपका क्या आ गया, महाप्राण में। ठीक, अल्प प्राण में, सॉरी अल्प प्राण में आ गया। तो इसको हम 135 से दर्शाया कि नहीं दर्शाए, यहाँ पे दर्शा दिए। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। और महाप्राण में क्या है, बचा क्या, बचा दूसरा बचा और चौथा बचा, तो 24 महाप्राण 24 यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, अब देखिए अघोष में क्या, पहला और जो दूसरा होता है अघोष होता है। मतलब इनको बोलने के लिए हमें अपना पूरा मुंह नहीं खोलना होता है, संवृत में होता है, विवृत नहीं होता, अर्थात पूरा मुंह नहीं खुलता इसमें। तो अघोष होता है। और जैसे आप बोलो ना क ख फिर क ख ग घ अंग, ऐसे पूरा तेज आवाज़ निकलती रहती है। तो यहाँ पे अघोष होता है पहला दूसरा, इसको आप 12 से याद कर सकते हैं। सघोष, उसके बाद जितने बच्चे ग घ अंग, ये क्या होता है, सघोष होता है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, इसका तीसरा क्लास होगा, उसमें मैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का तीसरे क्लास का मैं पढ़ाऊंगी आपको वैदिक संस्कृति की विशेषताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो में जितने भी मैंने टॉपिक को पढ़ाया समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।